जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, हम लोग विद्युत वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कल हमारी कोई क्लास नहीं थी और आपने पीछे वाला सारा दोहरा लिया होगा। देखिए, अब अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, पहले मैं आपका कुछ रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद में अपन सीधे आगे बढ़ेंगे ताकि आप कुछ अनुमान लगा सको कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो चलो साथियों, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, आपका रिवीजन करा देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि आपके दिमाग में कुछ छप जाए कि हाँ, हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो चलो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं। देखो, ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखो यहाँ पर, देखो तार खुले हुए हैं, यहाँ पे तार खुले हुए हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो देखो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होती है। देखिएगा, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। चलो अपन आगे चलते हैं। देखिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था वो एक बार मैं आपको 5 मिनट में पूरा रिवीजन करा देता हूं। देखिएगा, मैंने आपको ये बताया था कि विद्युत की कितने प्रकार की होती है। अपन बात कर रहे थे किसकी? विद्युत की। तो विद्युत की 2 प्रकार की थी मेरे पास। पहला था मेरे पास स्थिर विद्युत की, और दूसरा मेरे पास था चल विद्युत की। दूसरा मेरे पास था चल विद्युत की। अगर मैं बात करूं स्थिर विद्युत की, तो स्थिर विद्युत की में हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था, मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं। स्थिर विद्युत की में मैंने आपको बताया था कि जब अंधेरे कमरे में कंबल को उतारने पर उसमें चिंगारी उत्पन्न होना, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं बात करूं आपको चल विद्युत की में, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था बल्ब का जलना। मैंने आपको क्या बताया था? बल्ब का जलना। मैंने आपको क्या बताया था? हीटर का जलना। मैंने आपको क्या बताया था? हीटर का। मैंने आपको बताया होगा एसी का चलना, फ्रिज का चलना। इस प्रकार से तमाम एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर हो सकते हैं। किसमें? स्थिर विद्युत की में तो ये हो जाएगा, और चल विद्युत की में अपने पास ये हो जाएगा। अब एक बार गौर करना, स्थिर विद्युत की अगर मैं बात करूँ तो स्थिर विद्युत की में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या स्थिर होते हैं? इसमें आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इसमें आवेश क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। जबकि इसकी बात करूं तो इसमें आवेश क्या होते हैं? इसमें आवेश गतिशील होते हैं। इसमें आवेश क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। देखिएगा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और अपन सीधा आगे चलते हैं। देखिएगा, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि अपन ने उसके बाद में क्या पढ़ाया था। मैंने आपको उसके बाद में क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है। मैंने आपको उसके बाद में बताया था कि आवेश क्या होता है। अगर मैं बात करूं आवेश की कि ये आवेश क्या होता है, अगर मैं बात करूं इस आवेश की कि आवेश क्या होता है, तो मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी आवेश के बारे में कि जो ये आवेश होता है, ये जो आवेश होता है, ये एक बार तो क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है, और एक बार क्या करता है? आकर्षण करता है। इसका मतलब क्या होता है? समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये अपने पढ़ा था। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आवेश के ऊपर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है, इसके बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था साथियों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अगर मैं और आपके आगे बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आवेश है उनको कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, या तो उनको घर्षण के द्वारा या फिर किसी प्रेरण के द्वारा अपन उत्पन्न कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको और बताऊं कि अपन ने और क्या सीखा था, मैंने आपको ये बताया था कि मान लेता हूं कि ये मार्कर, इस मार्कर के ऊपर 20 आवेश है और धनात्मक है वो आवेश। कैसा आवेश है? 20 धनात्मक आवेश है। अब मैं क्या करता हूं? इस मार्कर को फेंक देता हूं। इस मार्कर को क्या करता हूं? मैं फेंक देता हूं।
फेंकने से, इसके वेग में परिवर्तन करने से इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब इसके वेग में परिवर्तन करने से इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसका मतलब आवेश क्या रहता है, सेम रहता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आवेश हमेशा क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यूँ समझिए कि अगर मान लो कि ये मार्कर मेरे पास 20 आवेश है और इस मेरे हाथ के ऊपर आवेश है वो कितने हैं, वो 10 आवेश है। अगर मैं इनको ऐसे घिसूंगा तो होता क्या है, इसके आवेश उठ करके यहाँ आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें 12 हो जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसके आवेश इसमें आ जाएंगे, इसके आवेश इसमें स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन आवेश कभी खत्म नहीं होते हैं। इसका मतलब आवेश हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, आवेश हमेशा संरक्षित रहते हैं। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आवेश हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाजाइड होते हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाजाइड होते हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं, क्वांटाजाइड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। आवेश कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है। इसका मतलब आवेश होता कैसा है, आवेश हमेशा पूर्णांक के रूप में होता है। इसका मतलब आपने देखा होगा कि आवेश के बारे में हमने कितनी जानकारियां एकत्रित करी थी। अब मैं अगर बात करूं, आपको बताऊं कि आवेश जो है, इस आवेश का मात्रक अपने पास क्या होता है, इस आवेश का मात्रक अपने पास क्या होता है, कूलाम। इस आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों, कूलाम होता है। इस आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगर मैं और बात करूं कि इसका और मात्रक अपने पास क्या होता है, तो इसका एक मात्रक और होता है जिसको अपन बोलते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कैसे आता है, ये आपको आज समझ में आ जाएगा कि मात्रक कैसे आया था। चलो अब अपन और मैं आपको बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलाम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कूलाम की संख्या कितनी होती है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतना होता है। अब एक बार गौर करिएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये डाटा भी आपको याद रहना चाहिए। अब एक बार गौर करना, अपन केवल और केवल आपका रिवीजन करा रहा हूँ 5 मिनट में। अब आपको एक बार गौर करना है, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर और, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ किसकी, आवेश के बाद मैंने आपको क्या बताया था, आवेश के बाद में मैंने आपको क्या बताया था, आवेश के बाद में मैंने आपको विभव बताया था, और आवेश के बाद में मैंने आपको क्या बताया था, विभवांतर बताया था। क्या बताया था, विभवांतर। अगर मैं विभव की बात करूं तो विभव में मैंने आपको क्या बताया था कि किसी एकांक आवेश को अगर अनंत से उठाकर के किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, वह विभव कहलाता है। इसका मतलब विभव बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। इसका मतलब कार्य बटा क्या होता है, कार्य बटा होता है आवेश। अगर मैं बात करूं क्या होता है, जूल, जबकि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। और आपको पता होगा जो प्रचलित मात्रक है वो मात्रक क्या है, वोल्ट। प्रचलित मात्रक क्या है। अगर मैं बात विभव को अपन कहाँ लगाते हैं, विभव को अपन परिपथ में कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम। कहाँ लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। अगर मैं बात करूं विभवांतर की, तो विभवांतर और विभव में ज्यादा अंतर नहीं है। विभवांतर में क्या होता है, विभवांतर में जो अपन आवेश उठा करके लाते हैं, आवेश उसको लाते हैं, अनंत नहीं लाते हैं, बस इतना होता है। और बाकी सारा ये सेम टू सेम होता है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आज अपन को नई चीजें क्या सीखनी है। अगर मैं सबसे पहले आज की तो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बार गौर करना ये क्या होता है। एक बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। सपोज करना कि आप से जुड़े
आप इस तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो। अब क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा आप। अब क्या होता है कि अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्य से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्य से लोग जुड़े हुए हैं। अब देखो होता क्या है, सोच करना एक बार करना कि ये हमारी कोचिंग है, ये हमारी क्या है, कोचिंग है, ये हमारी क्या है, कोचिंग है। अब होता क्या है इसके अंदर, होता क्या है कि आपको पता होगा कि कुछ लोग यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए, कुछ लोग यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए, कुछ लोग यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब होता है कि जब वो कुछ दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पर जो भी टीचर्स होते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट होता है, यहाँ का जो खाना पीना होता है, रहन सहन होता है, और हमारे द्वारा आपको जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, आपको अगर ये करती है तो आप क्या होते हो बताओ, आप होते हो आकर्षित। क्या होते हो बताओ, आप क्या होते हो बताओ, आकर्षित। देखो क्या हो जाओगे बताओ, आप यहाँ पर आकर के क्या होंगे, आकर्षित होंगे। देखो अब एक बार गौर करना, अब हम ये मान करके चल सकते हैं कि हर प्रकार के स्टूडेंट को हर प्रकार की चीज़ें समझ नहीं आती है। अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी होते होंगे जो आर्ट्स के होते होंगे, कुछ ऐसे होते होंगे जो कॉमर्स के होते होंगे। देखिएगा मैं क्या बता रहा था कि कुछ लोग तो क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ लोग क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब आप किसी कोचिंग में पढ़ने जाते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आपको क्या होता है, सपोज करो कि 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 100 स्टूडेंटों को हर टीचर पसंद आए, ज़रूरी नहीं होता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग तो क्या होते हैं वहाँ पर आकर्षित होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, प्रतिकर्षित भी होते हैं। अब एक बार गौर करना, एक बार गौर करना, इसी प्रकार से क्या होता है। अब देखो ये इसका एरिया हो गया, मतलब कुछ लोग, मतलब दूर दूर से लोग आकर्षित हो रहे हैं, और दूर दूर से मतलब कहने का मतलब ये कोचिंग अगर मान लो है, हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत दूर दूर से लोग जुड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, प्रतिकर्षित भी होते हैं। इसका मतलब एक एरिया डिसाइड हो गया है कि हाँ, कि हमारे इतने दूर पर इस कोचिंग का नाम फैला हुआ है, इस कोचिंग तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म का नाम आसपास फैला हुआ है। इसका मतलब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल महसूस होता है ना, वही क्या कहलाता है एक प्रकार से। मैं अब ये तो अपने पास क्या था, एक प्रकार से एग्जाम्पल था समझने का। अब मैं आपको इसको एक अब एक बार आप इसको ये समझिए, इसकी परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी परिभाषा क्या होती है वो समझना। जब एकांक आवेश को, जब एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में, किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो बल, अब देखो ये कैसा हो सकता है, ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। जो बल लगाया जाता है क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब एक बार गौर करना मैंने क्या बताया है। देखो एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र तक लाने में विद्युत
विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो बल लगाया जाता है वह विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। अब एक बार समझने की कोशिश करना, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपको क्या बताया कि कोचिंग है, कोचिंग है तो क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं उठ करके यहाँ आते हैं। इसका मतलब मैं एकांक आवेश को उठा करके कहाँ ला रहा हूँ, इस विद्युत क्षेत्र में ला रहा हूँ। एकांक आवेश को उठा करके इस विद्युत क्षेत्र में ला रहा हूँ। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो यहाँ पर आते हैं, जो या तो वो आकर्षण का बल महसूस करेंगे या फिर वो प्रतिकर्षण का बल महसूस करेंगे। इसी प्रकार से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर भी होता है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र हो गया आसपास का। तो ये जो आवेश होते हैं ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल महसूस करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसको अपन मैथमेटिकली कैसे समझते हैं, तो एक बार गौर करिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है। अब एक बार गौर करना, यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एकांक आवेश। एकांक आवेश मैंने आपको कई बार बताया है कि जब अपन भौतिक विज्ञान पढ़ रहे होते हैं, जब अपन भौतिक विज्ञान पढ़ रहे होते हैं तो भौतिक विज्ञान में हमेशा जब एकांक शब्द आए परिभाषा में, तो उसके बाद वाले शब्द को हमेशा बट्टे में रखते हैं। तो इसका मतलब एक बार गौर करना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बट्टा, और नीचे क्या आ जाएगा, आवेश। बट्टा क्या आ जाएगा, नीचे आवेश। अब एक बार आपको ये सर्च करना है कि इस पूरी परिभाषा में ऐसी कौन सी है जो एक भौतिक राशि है। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर क्या है मेरे पास, बल। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, बल आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, बल आ जाएगा। इसका मतलब बल बट्टा आवेश किसका फॉर्मूला हो गया, बल बट्टा आवेश किसका फॉर्मूला हो गया, बल बट्टा आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। और यही विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, यही विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। अब एक बार गौर करना, अगर मैं बात करूं तो क्या मैं E बराबर F/Q लिख सकता हूं क्या मैं E बराबर F/Q लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक बार गौर करना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मात्रक की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मात्रक की, अब एक बार यहाँ पर आपको सोचना है, अब एक बार आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सोचना है। कोई आपसे पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, एक बार समझना। एक बार आप इसका मात्रक, अगर मैं बात करूँ बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर मैं बात करूं इस आवेश का मात्रक क्या होता है, इस आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इस आवेश का मात्रक क्या होता है साथियों, कूलाम होता है। अब इतना समझ आ गया आपको। एक बार सोचिएगा आप, एक बार सोचिएगा कि इसमें देखो क्या बताया जा रहा है। देखो मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम। अब मैं देखो क्या करता हूं, यहां पर एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक बार आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसको मैं ऊपर भी मीटर से गुणा कर देता हूं, इसको मैं ऊपर भी मीटर से गुणा कर देता हूं, और मैं इसको नीचे से भी मीटर से गुणा कर देता हूं। अगर मैं इसको ऊपर से भी मीटर से गुणा करूंगा, नीचे से भी मीटर से गुणा करूंगा, तो आपको पता रहेगा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार गौर करना, क्या मैं ऊपर वाले को न्यूटन मीटर बट्टा कूलाम मीटर लिख सकता हूं क्या मैं इसको एक साथ न्यूटन मीटर बट्टा कूलाम मीटर लिख सकता हूं क्या। आप कहोगे हाँ सर ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक चीज मुझे बताइएगा, आप देखना यहां से एंड रिजल्ट क्या निकल करके आता है। आपको हर चीज पता होनी चाहिए, कैसा भी मात्रक वो आपके ऑप्शंस में डाल सकता है, लेकिन आपको वहां तक की समझ होनी चाहिए। एक बार गौर करना, ये न्यूटन मीटर बटा कूलाम मीटर हो गया। अब क्या मैं न्यूटन मीटर को जूल लिख सकता हूं क्या मैं न्यूटन मीटर को जूल लिख सकता हूं क्या। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है। आप जानते होंगे कि बल इंटू विस्थापन, बल का क्या हो जाएगा न्यूटन, और विस्थापन का क्या हो जाएगा मीटर। इसका मतलब बल इंटू विस्थापन किसका होता है, कार्य का। और आप जानते होंगे कि कार्य का मात्रक जूल भी होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। इतना आपको समझ आ गया। अब एक बार गौर करना, इसके बट्टे में मैंने क्या लिख दिया, कूलाम मीटर। अब जो आर्ट्स के हैं या जो कॉमर्स के हैं, एक बार मैं उनको बता देता हूं कि यहाँ पे जो मैंने लगाया है ना, ये माइनस नहीं लगाया है, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया है। इसको ये एक लिखने का तरीका होता है, इनको एक लिखने का तरीका होता है, ये माइनस तक अभी भी इसको लिखने का तरीका होता है। एक बार गौर करना, क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा, जूल बटा कूलाम हो जाएगा। अब एक बार गौर करना, ये जो जूल बटा कूलाम मीटर है, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं। एक बार अगर मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर लेकर के चलूं, एक बार मैं आपको इस स्लाइड के ऊपर लेकर के चलूं, तो आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा, ये मात्रक किसका है, ये मात्रक किसका है, जूल बट्टा कूलाम। ये मात्रक किसका है, जूल बट्टा कूलाम। जूल बट्टा कूलाम आपको पता चला होगा ये वोल्ट का होता है, किसका होता है, वोल्ट का। तो जे बट्टा कूलाम,
ठीक है, ये होता कि नहीं होता है। अब एक बार गौर करना, अगर मैं आगे जाता हूं तो यहां पर आपको देखना जूल बटा, देखो केवल जूल। अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है जूल बट्टा कूलम। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जूल बट्टा कूलम गुणा 1/मीटर, जूल बट्टा कूलम गुणा 1/मीटर। अब देखो जूल बट्टा कूलम को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल बट्टा कूलम को मैं वोल्ट भी लिख सकता हूं, जूल बट्टा कूलम को मैं वोल्ट भी लिख सकता हूं, जूल बट्टा कूलम को मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्ट भी लिख सकता हूं। तो एक बार गौर करना, अगर मैं इसकी मात्रा को अगर और लिखूं, मैं इसको देखो, मैं इसकी जगह अगर मैं बात करूं, इसको मैं क्या वोल्ट लिख सकता हूं क्या मैं इसको वोल्ट लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक बार गौर करिएगा आप, एक बार गौर करिएगा, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो एक बार यहां पर देखना, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, इसका मात्रक मेरे पास आ जाएगा वोल्ट बट्टा मीटर। देखो इसके मेरे पास कितने मात्रक आए हैं, मैंने देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मात्रक निकाल करके बताया है। पहला मात्रक इसका क्या था मेरे पास, पहला मात्रक मेरे पास था न्यूटन बटा कूलम। जब मैंने ऊपर भी मीटर से गुणा किया, नीचे भी मीटर से गुणा किया, तो मेरे पास ये आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मुझे पता चला कि न्यूटन मीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, जूल, तो मैंने इसका मात्रक ये भी लिख सकता हूं। फिर मुझे पता कि जूल बटा कूलम को मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्ट, तो मैंने इसका मात्रक क्या लिख दिया, वोल्ट बटा मीटर भी लिख दिया। अब देखो आपके पेपर में जो अधिकतर मात्रक आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो ये आता है, वो क्या आता है, ये आता है वोल्ट बटा मीटर। अब कई लोग इसको निकाल नहीं पाते हैं, फिर उनको रटना पड़ता है, और रटी हुई चीजें आप भूल जाते हो, मुझे पता है रटी हुई चीजें अपन लंबे टाइम तक अपनी मेमोरी में सेव नहीं रख पाएंगे, तो अपन भूल जाते हैं। तो ये आपको वोल्ट बटा मीटर समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे। देखो अब अपने पास क्या बताओ, विद्युत फ्लक्स। अब अपने पास क्या है, विद्युत फ्लक्स। अगर मैं बात करूं इस विद्युत फ्लक्स की, ये विद्युत फ्लक्स क्या है, तो इसको अपन को सीधा सा इतना सा याद रखना है, विद्युत फ्लक्स हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर अपन क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं क्षेत्रफल से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। जैसे मैं यहां बात करूं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया विद्युत फ्लक्स, ये मेरे पास क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, विद्युत फ्लक्स आ गया। अब एक बार गौर करना आप, अगर मैं यहां पर बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी अभी अगर मैं मात्रक की बात करूं, अगर मैं मात्रक की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे पास, क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे पास। अगर मैं बात करूं इसके मात्रक की, तो अभी अभी अपन ने पीछे पढ़ा था वोल्ट बट्टा मीटर गुणा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो ये इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, इसका मात्रक मेरे पास आ जाएगा वोल्ट गुणा मीटर। इसका मात्रक मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, विद्युत फ्लक्स का मात्रक मेरे पास क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। इसका मतलब अपन आसानी से ये बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अपन ये बता सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। अपन जो तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं वहां की बात करूं तो अपने से बस इतनी चीजें पूछते हैं, और ज्यादा अपन को नहीं पूछ सकते वो, क्योंकि आपको पता होगा अपन जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वहां पे लिखा हुआ सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में केवल यही चीज आती है और अपन को नहीं पढ़ना होता है। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको आवेश बता दिया, मैंने आपको विद्युत विभव बता दिया, मैंने आपको विभवांतर बता दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दी,
मैंने आपको विद्युत फ्लक्स बता दिया। एक राशि और बची हुई है जिसका नाम है विद्युत धारा। एक नाम मेरे पास और बचा हुआ जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा। अभी विद्युत धारा आप समझने की कोशिश करना। आपको ये विद्युत धारा क्या होती है एक बार गौर करना, आप समझने की कोशिश करना चीजों को, आपको हर चीज समझ में आएगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी आपके। देखिएगा अपने पास किस प्रकार से ये डायग्राम होता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो गौर करना कि विद्युत धारा के अंदर ये तो प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस। विद्युत धारा हमेशा धन विभव से क्या होती है, ऋण विभव की ओर जाती है। धन विभव से क्या होती है बताओ, ऋण विभव की ओर जाती है। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ साथियों, ये यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। अगर मैं बल्ब की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एमीटर। ये क्या लगा हुआ है, एमीटर। अगर मैं बात करूं ये इसमें क्या है बताओ, ये धारा आई है। अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पर ये क्या है बताओ, ये है बैटरी। अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या है इसके अंदर, ये है बल्ब। अगर मैं इसके अंदर ये बात करूं, ये क्या है, ये है स्विच। अब देखना ये विद्युत धारा क्या कहती है, ये विद्युत धारा क्या कहती है समझने की कोशिश करना कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ के अंदर, किसी विद्युत परिपथ के अंदर एकांक समय में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं। मतलब एक सेकंड के अंदर इसके अंदर से, इस विद्युत परिपथ के अंदर से कितने आवेश निकल जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ इसकी परिभाषा लिख देता हूं। किसी विद्युत परिपथ से विद्युत परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। एक बार गौर करिएगा, अपन इसको यू भी कह सकते हैं, इसको अपन यू भी कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है। इसको अपन यू भी कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है। इसको अपन यू भी कह सकते हैं आवेशों के प्रवाह की दर। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। इसका मतलब एक बार गौर करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसके अंदर। देखो विद्युत परिपथ अपने पास, आपको पता है यहाँ पर बटन रखा हुआ है। अगर मैं इसको स्विच को जैसे ही दबाऊंगा, विद्युत धारा इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्रवाहित होने लग जाएगी। अब यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन धारा निकलती कहां से, धारा इस बैटरी से निकलती है। और ये धारा है ना, ये धारा हमेशा धन विभव से ऋण विभव की ओर जाती है। देखो ये इसका धन विभव है और ये इसका क्या है, ऋण विभव। ये धन विभव और ये ऋण विभव, तो धन विभव से निकलती है इसे और ऋण विभव के अंदर घुस जाती है। अब एक बार गौर करना, इसमें मैंने क्या बताया है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित आवेश,
इसका मतलब ही हुआ कि इस विद्युत परिपथ में 1 सेकंड के अंदर या 1 घंटे के अंदर कितने आवेश प्रवाहित हो जाते हैं, वही इसकी क्या कहलाएगी, विद्युत धारा कहलाएगी। या फिर इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर, मतलब आवेशों के बहने की प्रवाह की दर कितनी है, वही उसकी क्या कहलाएगी, बताओ, विद्युत धारा कहलाएगी। अब देखो अपन इसको और तरीके से समझ सकते हैं। मान लेता हूं, मान के अंदर से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इसके अंदर से n आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, और वो 30 कितने समय में, अपने कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में t समय में n इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित हो जाते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ से, किसी विद्युत परिपथ से, किसी विद्युत परिपथ से t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब एक बार समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एक बार मैं आपको पिछले वाली स्लाइड में लेकर के चलता हूं। यहां पर क्या बोल रही है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में, मैं आपको बार बार कई चीजें बताता हूं, मैं आपको बार बार कई चीजें बताता हूं कि जब भी आपको नाम मिल जाए क्या, किसी परिभाषा में एकांक, तो उसके पीछे वाले शब्द को हमेशा बट्टे में रख दो। आप उससे पीछे वाले शब्द को हमेशा क्या रख दो, बट्टे में। अब देखो इसके अलावा अपन को इस परिभाषा में और नाम क्या मिल रहा है, आवेश। अब देखो ये आवेश है, इस आवेश को आप बट्टे के ऊपर रख दो, अपने पास हो जाएगा। अब मैंने आपको एक परिभाषा और भी बताई थी, और तरीका भी बताया था। जब भी आपको किसी परिभाषा के अंत में दर नाम मिल जाए, क्या नाम मिल जाए, दर नाम मिल जाए, तो आपको वहां पर क्या करना है, उस दर को तो हटाना है, और आपको बट्टे क्या करना है, समय करना है। बट्टे क्या करना है, समय करना है। अब देखो परिभाषा में एक ही भौतिक राशि बची हुई है, जिसका नाम क्या है, आवेश। अगर मैं बात करूं आवेश की, तो आवेश को ऊपर रख देना, समय को नीचे रख देना, यही इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार गौर करना यहां पर। अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा धारा। आई बराबर क्या होता है बताओ, आवेश बट्टा समय। धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश बट्टा समय। ये दोनों तरीके से हो जाएगा। या फिर मैं धारा आई को ये भी तो लिख सकता हूं कि एन इलेक्ट्रॉन बट्टा टी, एन इलेक्ट्रॉन बट्टा टी। मैं देखो इस फॉर्मूले को इस परिभाषा से लिखा है मैंने, और इस फॉर्मूले को पीछे वाली दोनों परिभाषा से लिखा है। आपको समझने में कोई आसान है, इसमें एक बात भी नहीं है। अब अपन देखो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इनके मात्रक की, अगर मैं बात करूं इस धारा के मात्रक की, तो देखो पहला मात्रक क्या होगा, अगर मैं बात करूं धारा पहला मात्रक क्या होगा, तो पहला मात्रक हो जाएगा कूलाम बट्टा सेकंड। क्या हो जाएगा बताओ, कूलाम बट्टा सेकंड। होगा कि नहीं होगा बताओ। यहाँ पे देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम बट्टा सेकंड किसका मात्रक आ गया, कूलाम बट्टा सेकंड यहाँ पर किसका मात्रक आ गया, कूलाम बट्टा। अगर मैं आगे बात करूं, आगे बात तो मेरे पास आगे देखते क्या होता है, अगर आगे बात करूं इसका मात्रक क्या होता है, आप एक प्रचलित मात्रक देखते होंगे एम्पियर, एक इसका आप प्रचलित मात्रक देखते होंगे एम्पियर। तो इस धारा का अन्य मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इस अन्य मात्रक का एम्पियर भी होता है। इतना आपको समझ आ गया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये जो धारा होती है, इसमें धारा का प्रवाह कैसा होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, धारा का प्रवाह सदैव, धारा का प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के
विपरीत होता है। धारा का प्रभाव सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होता है, विपरीत होता है। ये अपने पास आ गया इसका पहला पॉइंट। अगर मैं और बताऊं आपको पॉइंट, इसको अपन और क्या कह सकते हैं, इसको अपन और क्या कह सकते हैं, समझने की कोशिश करना। धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह सदैव धन विभव से ऋण विभव की ओर होता है। धन विभव से ऋण विभव की ओर होता है। देखो अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको दो बातें बताई है, इसका मतलब क्या होता है। देखो एक बार आप डायग्राम पे जाइए। आप अगर आप डायग्राम पे जाओगे तो गौर करना कि यहाँ पे ये जो प्लस वाला सिरा है, इसको अपन प्रोटॉन कह देंगे, इसको अपन क्या कह देंगे, प्रोटॉन कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो ये माइनस वाला है, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब एक बार गौर करना आप, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो जो विद्युत धारा होती है ना, ये हमेशा धन विभव से, देखो धन विभव इधर है और धन विभव से हमेशा ऋण विभव की ओर जाती है। लेकिन इसके अंदर ही अगर अपन बात करें, अगर मैं इसके अंदर ही अगर मैं बात करूं, एक बार देखो मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूं आपको, एक बार मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूं, एक बार गौर करना, मैं आपको इसको जूम करके दिखा रहा हूं। अब एक बार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये जो बैटरी लगी हुई है, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो एक बार गौर करना कि वो कैसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे। इस प्रकार से इसके अंदर क्या आएंगे बताओ, अगर आपको गौर करना है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखो ये माइनस से प्लस की ओर आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को, सॉरी, धारा का प्रवाह है। हमेशा धारा का जो प्रवाह होता है ना, धारा का जो प्रवाह है, वो धारा का प्रवाह सदैव माइनस से प्लस की ओर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जबकि देखो ये कैसे बहता है, ऐसे बहता है। इसका मतलब देखो ये ऐसे तो बह नहीं रहा है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत क्या होता है, बस। अब देखो अपन आगे चलते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है। सॉरी, धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है और धारा का प्रवाह सदैव धन विभव से ऋण विभव की ओर होता है। ये इसका क्या होता है बताओ, मात्रक होता है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था कि आवेश का मात्रक कैसे निकलता है। देखो ये आवेश यहाँ पर है, तो देखो आवेश को क्या अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्या अपन आवेश को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्या मैं आवेश बराबर ये नहीं लिख सकता, समय गुणा मतलब धारा गुणा समय, और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो अपन इस प्रकार से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, किसका, आवेश का। अब देखो चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपने पास विद्युत धारा क्या होती है। अब देखो अपन ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अब अपन आगे चलते हैं। और अगर अपन आगे जाएंगे तो अपने पास अब कोई भी भौतिक राशि नहीं बची है। देखिएगा, मैंने आपको विद्युत आवेश बताया, मैंने आपको विद्युत विभव बताया, विभवांतर बताया, विद्युत फ्लक्स बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई, और मैंने आपको विद्युत धारा बता दिया। इसका मतलब ये जो शब्दावली थी इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने आपको सारी बता दी, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। देखो अगर आपको विद्युत शक्ति सीखनी है तो चलो अपन साथ साथ में विद्युत शक्ति को भी देख लेते हैं एक बार, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो विद्युत शक्ति को भी देख ही लेते हैं। चलो अपन विद्युत शक्ति को भी देख ही लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा की, अगर मैं इसकी बात करूं इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा ये हो सकती है, ऊर्जा रूपांतरण की दर।
ऊर्जा रूपांतरण की दर, ऊर्जा रूपांतरण की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब आप कहोगे कि ये ऊर्जा क्या होती है? अगर मैं आप बात करूं इसमें ऊर्जा की, तो क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि अपन कार्य और ऊर्जा को बराबर कहते हैं? कार्य ऊर्जा के बराबर होती है या ऊर्जा कार्य के बराबर हो सकती है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, आपने देखो अपन जब पिछले चैप्टर पढ़े थे, मैंने आपको मात्रक पद्धति पढ़ाई थी, मात्रक वाला चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको मात्रा के मापन बढ़ाया था, मैंने आपको कार्य ऊर्जा शक्ति बढ़ाई थी। उस समय मैंने आपको बताया था कि जो शक्ति होती है वो क्या होता है? कार्य बट्टा समय। क्या होता है अपने पास? कार्य बट्टा समय। इसका मतलब विद्युत शक्ति भी क्या हो जाएगी? इसी प्रकार से हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसमें ऊर्जा रूपांतरण की दर को देखा जाता है कि किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है या फिर किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न हो रहा है। ये चीजें अपन देखते हैं और अपन फिर अंदाजा लगाते हैं कि विद्युत शक्ति कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। देखो विद्युत शक्ति को अपन हमेशा घरों में निकालते हैं। जैसे मैं बात करूं आपको, जैसे अपन यूं समझे इसको कि अपन घरों में बल्ब जलाते हैं, घरों में अपन क्या करते हैं? बल्ब जलाते हैं। तो अपना जो ये बल्ब होता है ना, अपना जो बल्ब होता है, आपको पता होगा इसका कुछ ना कुछ शक्ति होती है, 10 वाट का, 50 वाट का ये। अब देखो क्या होता है, इसके ऊपर ये ऊर्जा कितनी खत्म होती है, मतलब किस दर से खत्म होती है, वो इसकी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यूं समझिए कि जो शक्ति होती है इसका फॉर्मूला था ऊर्जा रूपांतरण की दर। तो ऊर्जा रूपांतरण तो आ जाएगा ऊपर, दर आ जाएगा नीचे। और आपको पता है दर को अपन सा क्या लिखते हैं? समय लिखते हैं। इसका मतलब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, कार्य बट्टा समय, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऊर्जा रूपांतरण बट्टा समय। ऊर्जा रूपांतरण बट्टा समय, इसको अपन यू भी लिख सकते हैं और इसको अपन यू भी लिख सकते हैं। और ये क्या कहलाती है? इसकी विद्युत शक्ति कहलाती है। अब अगर अपन बात करें कि ये ऊर्जा और ये कार्य अपने पास आएगा कहां से, तो अगर मैं बात करूं इस पी के फॉर्मूले की, ये आपको थोड़ा सा लेट समझ में आएगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं साथ साथ में। ये जो शक्ति होती है ना, ये शक्ति होती है विभवांतर गुणा धारा। ये शक्ति का फॉर्मूला होता है विभवांतर गुणा धारा। अब ये कैसे आता है एक बार समझने की कोशिश करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार गौर करना, आपको पता होगा ये जो कार्य है, एक बार गौर करना। अगर मैं बात करूं इस कार्य की, आपने देखा होगा कि वोल्ट बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। वोल्ट बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। और कार्य बराबर क्या होता है? वोल्ट गुणा आवेश। कार्य बराबर क्या होता है? वोल्ट गुणा आवेश। समझने की कोशिश करना ये फॉर्मूला कैसे आते हैं, आपको रटने की आवश्यकता कतई नहीं है। देखना एक बार, यहां देखना एक बार आप, एक बार यहां देखना एक बार आप। ये जो कार्य बट्टा समय है, कार्य को मैं क्या लिख सकता हूं? कार्य को मैं लिख सकता हूं वोल्ट गुणा आवेश। क्या लिख सकता हूं? वोल्ट गुणा आवेश। अब देखो इसमें पहले से बट्टा लगा हुआ है ना, इसमें पहले से क्या लगा हुआ है? बट्टा समय लगा हुआ है। तो आप इसमें बट्टा समय कर दीजिए, इसमें आप बट्टा क्या कर दीजिए? समय कर दीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए आप, एक बार मुझे एक चीज बताइए आप, आवेश बट्टा समय को क्या बोलते हैं अपन? देखो आवेश बट्टा समय को, ये आवेश बट्टा समय को अपन क्या बोलते हैं? धारा आई बोलते हैं। तो क्या क्या मैं P बराबर, क्या मैं P बराबर ऐसे नहीं लिख सकता? वोल्ट गुणा, देखो वोल्ट मतलब किसको बोलते हैं? विभव को। विभव गुणा मतलब विभवांतर गुणा धारा को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट इंटू एम्पियर। ये लिख सकते हैं ना अपन। इसका मतलब यही से ये आया है। देखो P को मतलब क्या बोलते हैं? विभवांतर गुणा धारा या फिर विभव गुणा धारा। ये किसका मान आया अपने पास? ये शक्ति का मान आ गया। इसका मतलब आपने समझ लिया होगा शक्ति क्या होती है, आपने समझ लिया होगा धारा क्या होती है, आपने समझ लिया होगा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आपने समझ लिया होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और आपने समझा होगा कि आवेश क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। अब अपन ज्यादा समय नहीं लेते हैं, अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर अपन आगे चलेंगे तो आपको देखना होगा कि अपने पास और क्या है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं ओम का नियम। मैं आपको क्या बताता हूं? ओम का नियम। अगर मैं बात करूं इस ओम के नियम की, अगर मैं बात करूं इस ओम के नियम की, इस ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इस ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? और ये इस ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अगर मैं दोनों की बात करूं तो इसको, इसका प्रतिपादन किया था सर जॉर्ज साइमन
ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम, मतलब ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सर जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। अगर मैं बात करूं इस नियम का प्रतिपादन कब किया गया था? 1826 और 27 में, 1826-27 मैंने इसका डाटा लिख दिया। अब एक बार गौर करना कि इसने अपने नियम में क्या कहा था। देखिएगा, ये मैंने क्या बनाया यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक विद्युत परिपथ बना दिया है। इस विद्युत परिपथ में मैंने देखो जैसे चीज को ऑन करूंगा ये बल्ब जलने लग जाएगा। ये बल्ब क्या हो जाएगा? जलने लग जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, हम हमेशा परिपथ में वोल्टेज को या जो विभव होता है, विभवांतर होता है, उसको हमेशा अपन समांतर क्रम में लगाते हैं। इसका मतलब पैरेलल के अंदर लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं हमेशा एमीटर को कहाँ लगाते हैं? हमेशा एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। अगर मैं आगे बात करूं तो ये मेरे पास क्या है? बैटरी है। बैटरी देखो सीधे श्रेणी क्रम में ही जुड़ी होती है। अब एक बार गौर करना, ये सर जॉर्ज साइमन ओम अपने नियम में क्या कहता है? ये अपने नियम में ये कहता है कि यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे अगर मैं बात करूं कौन कौन सी, ताप, दाब, लंबाई आदि को अगर सामान्य रखा जाए तो इस परिपथ में उत्पन्न धारा विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका मतलब ये अपने नियम में क्या बोलता है कि यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब, यदि भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए अगर स्थिर रखा जाए तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर की क्या होती है बताओ? समानुपाती होती है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि V समानुपाती क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि V समानुपाती क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर V की बात करूं तो अपन विभवांतर भी बोल सकते हैं, इसको विभव भी बोल सकते हैं। अब देखो ये जो वोल्टेज है ये किसके समानुपाती हो गया? ये धारा I के समानुपाती हो गया। अब हमेशा आप याद रखना, ये जो अपने पास है प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह है, इसको अपन हमेशा क्या करते हैं? यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। या फिर आप यूँ समझिए, ये जो गलत का निशान सा आपको दिख रहा है, इस गलत के निशान को अपन वैसे समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं। इसको अपन हमेशा हटाने की कोशिश करते हैं। जब अपन इसको हटाएंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? एक नियतांक आता है और वो नियतांक क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। तो V बराबर क्या हो गया मेरे पास? IR। V बराबर क्या आ गया मेरे पास? IR आ गया। अब एक बार गौर करना, ये जो समीकरण यहाँ पे निकली है, ये जो अपने पास पॉइंट निकल करके आया है, इसको आपको क्या करना है? स्टार लगा लेना है। ये आपके बार बार काम आएगा, ये आपके क्या होगा? बार बार काम आएगा। अब एक बार गौर करना, अगर मैं बात करूं यहाँ पर
अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये आर क्या है, ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, ये आर यहाँ पर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये आर एक प्रकार से क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ये आर एक प्रकार से क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, ये प्रतिरोध आर बराबर होता है वी बटा आई, ये प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई। अब एक बार गौर करना, आप सब लोग जानते होंगे कि इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अगर मैं बात करूं इस प्रतिरोध के मात्रक की, तो इस प्रतिरोध का मात्रक मुझे पता है, आप सब लोग जानते हो, लेकिन आप लोग जो जानते हो उसका नाम है ओम। अगर मैं बात करूं इस प्रतिरोध के मात्रक की, प्रतिरोध का अगर मैं मात्रक की बात करूं तो इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इस प्रतिरोध का मात्रक अगर मैं बात करूं, इस प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, ओम। इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम को अपन इस प्रकार से क्या करते हैं, लिखते हैं। अब एक बार गौर करना, ये जो प्रतिरोध का मात्रक है इसको अपन क्या लिखते हैं, इसका मात्रक अपन ओम लिखते हैं। लेकिन एक बार आप ये भी देखिएगा, ये जो ओम नाम है ये कहां से आया है, इस वैज्ञानिक ने अपने नाम के अनुसार इसका मात्रक दिया था, प्रतिरोध का मात्रक क्या दिया था, ओम दिया था। ये आपको याद रखना है। लेकिन एक आपको राज की बात बताता हूं, इस अगर मान लो कि कभी ऑप्शन में ये ना आए, आपसे पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है और ये ऑप्शन में ना आए, उस स्थिति में अपन को क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं, आप कहीं नहीं फंसोगे। एक बार गौर करना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी बटा आई। और आप जानते होंगे कि V का ये जो वोल्टेज है, सॉरी ये जो विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। अगर मैं बात करूं इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो इस प्रतिरोध का मात्रक एक और क्या होता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर भी होता है। तो ये अपने पास क्या था बताओ, ओम का नियम था। इसके जो भी प्रयोग है, एप्लीकेशंस है, ये अपन आने वाली क्लास में करेंगे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं आज अलविदा कहता हूं और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो बाय बाय।